नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। वक्फ पर विरोध के बीच 1947 वाली आशंका धमका रहे या फिर डरा रहे। सवाल यह भी है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वक्फ पर विरोध और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सड़क पर बड़े पैमाने पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन की बात क्या सिर्फ दिखावा और सियासी एजेंडा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बिल के समर्थन में आ गया है। सवाल यह भी है कि आखिरकार ये पूरा हंगामा, ये पूरा ड्रामा क्या सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की रेस के लिए है? तस्वीरें आपके सामने है। वक्फ विरोध के नाम पर देश में अलग अलग जगहों पर कल जमकर बवाल भी हुआ। काली पट्टी बांधकर लोग सड़क पर उतरे, लेकिन इस बीच चौंकाने वाली खबर यह है कि विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड खुलकर वक्फ के समर्थन में आ गया है। एक मौलाना कह रहे हैं जमीयत के कि 1947 वाले हालात न बन जाएं, तो सवाल है कि डरा रहे या फिर धमका रहे। करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। आपका इशारा अगर ये है कि भाई सन 47 वाला वाक़या हो जाए तो आशंका जताई जा रही है। इनको खून देखना चाहते हैं, ये हम खून बहाने के लिए तैयार हैं। तो हम लोग सरकार के खिलाफ हैं इस वक्त, और सरकार की कोई बात नहीं मानेंगे। बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी अगर कोई है भारतीय जनता पार्टी। तो क्या वक्फ संशोधन के विरोध के नाम पर भड़काऊ गए देश में दंगा फसाद कराने की तैयारी में है? क्या वक्फ की जमीनों पर मोदी सरकार की पहल ने ठेकेदारी खत्म कर दी तो भड़काऊ गैंग इतना बेचैन हो गया कि देश में कत्लेआम और विभाजन तक के संकेत दिए जाने लगे? क्या देश के आम मुसलमानों को आगे कर टुकड़े टुकड़े गैंग देश में 47 जैसे हालात की धमकी देकर सरकार को डराना चाहता है? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि जमीयत उलमा हिंद के महानगर अध्यक्ष अकबर कासमी ने वक्फ विरोध के दौरान सड़कों पर 1947 जैसे हालात की आशंका व्यक्त कर दी है। मुसलमान के मतलब मजहबी शिआर को एक तरह छीनने की कोशिश की जा रही है, और जब मुसलमानों के मजहबी शिआर को छीनने की कोशिश की जाती है तो मुसलमान सड़कों पर उतर करके अपना कानून की तरह विरोध करेंगे। वो कि ठीक इसी तरह से कि जिस तरह से जो है मतलब के मुसलमान सड़कों पे उतरे थे और सड़कों पे उतर करके उन लोगों से अपने मुल्क को आज़ाद कराया था। आपका इशारा अगर ये है कि भाई सन 47 वाला वाक़या हो जाए तो आशंका जताई जा रही है, आशंकाएं जताई जा रही है कि ऐसा ना हो सड़कों पर उतर जाएं और उतर करके फिर वही दोबारा माहौल हो, वही दोबारा हालात हो। 1947 में आजादी के समय देश का विभाजन हुआ। विस्थापन के दौरान बड़ी संख्या में सड़कों पर दंगे, लूटपाट और हत्याएं आम थी। तो क्या जमीयत के अकबर कासमी अपने नापाक एजेंडे के लिए फिर से सड़क पर दंगे, लूटपाट और हत्याओं की आशंका जताकर भड़काने का काम नहीं कर रहे? बात निकली तो दूर तलक गई। बजरंग दल के प्रतीक रघुवंशी ने इसे दो टूक धमकी करार दिया। मुझे तो धमकी प्रतीत होती है, और इस प्रकार के बयानों का जब संसद में पास हो गया, संविधान सम्मत पास हुआ है, तो देश संविधान से चलने वाला है। और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा है इस चीज़ को लेकर कि देखिए बिल है, संविधान सम्मतता से पास हुआ, सबको मानना होगा। तो क्या विरोध प्रदर्शन के नाम पर सिर्फ सियासी एजेंडे के लिए 47 जैसे हालात की धमकी दी जा रही? खुद को मुस्लिमों का सबसे बड़ा ठेकेदार समझने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कुछ इसी तरह के रास्ते पर है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बयान दिया है कि वक्फ बिल का पास होना दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के लिए काला अध्याय और कलंक है। सत्ताधारी तबका ताकत के नशे में मदहोश होकर आगे बढ़ रहा। सरकार ने मुस्लिम संगठनों और मुसलमान की आवाज को नहीं सुना। पूरे देश में प्रदर्शन किए जाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आईना दिखाया। ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने वक्फ बिल का समर्थन करते हुए दो टूक बता दिया कि वक्फ के नाम पर अभी तक कितनी जातियां होती रही हैं। सिर्फ ज़कात और खैरात के ही पैसे से वक्फ की जमीनों पे हॉस्पिटल और कारखाने खुल सकते थे, लेकिन किसी ने ही इतना वक्फ की जमीनों पे तवज्जो नहीं दिया। वक्फ के विभाग ही में लूट मार मचती थी। अब हम वर्तमान सरकार से गुजारिश करते हैं कि पिछला जो कुछ भी नुकसान हुआ है वक्फ की जमीनों के साथ अब लूट मार ना होने पाए। मुस्लिमों का एक बड़ा तबका और खुद मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड इस उम्मीद से है कि नए कानून से गरीब मुस्लिमों का भला हो सकेगा। इसी बात की तस्दीक सीएम योगी भी कर रहे हैं।
वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था। योगी ने सिर्फ कहा नहीं, बिल पास होते ही वो एक्शन में है। यूपी में सभी जिलों के डीएम को अवैध घोषित वक्फ संपत्तियों को चिन्हित करने के निर्देश कल ही जा चुके थे। अब इस पर काम भी शुरू हो चुका है। संभल में 1150 सरकारी संपत्तियों पर वक्फ ने दावा ठोक रखा है, जिसका कुल क्षेत्रफल 256 हेक्टेयर से ज्यादा है। तो क्या बेचैनी इसी मुहिम से है कि संपत्तियों की ठेकेदारी का खेल खत्म होने वाला है? आंकड़ों की शुरुआत संभल से हुई तो रिएक्शन भी पहले सपा की ओर से आया। सपा ने योगी सरकार के एक्शन को असंवैधानिक बता दिया। योगी जी कभी संविधान से चलते ही नहीं, तो उनसे अपेक्षा भी की जाना बेमानी है कि जब माननीय राष्ट्रपति महोदय का मुहर लग जाएगा और फिर गजट हो जाएगा, तब से संविधान लागू होगा। लेकिन माने हमारे मुख्यमंत्री जी संविधान से कहाँ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार कह दिया कि बुलडोजर गैर संवैधानिक है, लेकिन वो अपना बुलडोजर चला ही रहे हैं। समय वक्फ पर सियासी रोटियां सेकने का है तो बिहार में आरजेडी भी पीछे नहीं। तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन को देश को तोड़ने वाला नागपुरिया कानून बता दिया। सब लोगों का मानना है कि यह संवैधानिक बिल है। ध्रुवीकरण की राजनीति, भाजपा के लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, और आरएसएस और भाजपा के लोग संविधान विरोधी इसलिए है क्योंकि लगातार संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग अपना नागपुरिया कानून को जो है लागू करना चाहते हैं पूरे देश में। जो अन्याय जो हो रहा है हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल जो है आज हम लोग कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं इस बिल के खिलाफ। बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव है, लिहाजा तेजस्वी यादव की मुस्लिम वोट बैंक वाली रेस समझ में आती है। लेकिन सवाल है कि वक्फ संशोधन को देश तोड़ने वाला बताना क्या ठीक है? सड़कों पर विरोध ठीक, लेकिन उसकी आड़ में 47 जैसे हालात की धमकी देना क्या ठीक है? ये सवाल इसलिए क्योंकि देश टूट रहा होता तो मुस्लिमों का एक बड़ा तबका सड़कों पर जश्न नहीं मना रहा होता। ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड इसके समर्थन में आकर नहीं खड़ा होता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी, मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। शाहजहां इल्मी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, मुफ्ती वजाहत कासमी है इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, विजय राठी जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, प्रियंका भारती है आरजेडी के नेता और प्रवक्ता, हाजी नाजिम खान है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और अजय वर्मा जी हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाजी नाजिम, आपसे शुरू करता हूं। आज ये 47 वाली धमकी आशंका क्या होता है भाई? हाँ राकेश भाई, देखिए 47 वाली धमकी किसने दी? देखिए हम लोग इस चीज पे विश्वास नहीं करते हैं। देखिए ये मुल्क संविधान से चलता और हिंदू मुस्लिम भाई के एकता अखंडता को जोड़ने वाला है ये मुल्क। जमीयत, हाँ सुन, जमीयत के महानगर अध्यक्ष हैं। हाँ सुन तो लीजिए, जमीयत के पीछे आप लोग जाकर खड़े हो जाते हैं, एक लाइन कुछ आ जाती है तो हाँ, आप कह रहे हैं किसने दे दिया? हाँ राकेश भाई, देखिए ये मुल्क संविधान से चलता है हाँ। या ऐसे बयानों से चलता है? देखिए हम लोग संविधान को मानने वाले हैं और संविधान के तहत ही चलते हैं। और देखिए जिस तरीके का मामला मुल्क के अंदर बनाया जा रहा है एक माहौल के तौर पर, और वहां पर किस तरीके से अभी आपने बताया कि एक तबका संविधान से चलता है ना देश। हाँ सुन तो लीजिए, संविधान से चलता है ना। संविधान ने किसको ताकत दी है कानून बनाने की? हाँ सड़क पर, हाँ सुन तो संसद में। राकेश भाई आप सुनना ही नहीं, मैं सुन रहा हूं ना। आप एक लाइन क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहे हैं अकबर कासमी को, बात खत्म हो जाती।
कह देते कि ये गलत है। अब सुन तो लीजिए, अब ये मुल्क संविधान से चलता है, संविधान के अंदर हर किसी को अपना फंडामेंटल राइट है, संविधान के आधार पर ही तो देखिए हर कोई अपना प्रोटेस्ट करता है। और देखिए हमारा जो अपना समाज है, देखिए सुप्रीम कोर्ट भी जा रहा है। और देखिए ये समाज की बात मत करिए, और किसकी बात, समाज की बात मत करिए। संविधान है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो कह देंगे 47 के हालात हो जाएंगे। कल सड़कों पर कोई कह रहा है खून बहाने के लिए तैयार है, कोई सड़कों पर कह रहा है कुर्बानी देने के लिए तैयार है, कोई सड़कों पर कह रहा है बच्चे औरतों को जेल में भेज देंगे। ये प्रदर्शन है क्या? राकेश भाई देखिए, ऐसे बयान देंगे क्या? हाँ राकेश भाई, अगर कोई खून बहाने की बात करता है, जो कत्लेआम की बात करता है, देखिए वो बिल्कुल गलत है। इस मुल्क के अंदर तो बोलिए ना कि विरोध प्रदर्शन के नाम पर कुछ लोग माहौल खराब कर रहे हैं। आप जमीयत का ये अकबर कासमी देश विरोधी बयान दे रहा है, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं आप? हाँ, आप 47 जैसे हालात नहीं हो सकते विरोध प्रदर्शन में, क्यों नहीं बोल पा रहे हाजी नाजिमा? हाँ राकेश भाई देखिए, इस मुल्क के अंदर अब दूसरा मुल्क नहीं बन सकता। ये मुल्क तो भारत और मुल्क हमारा ही रहेगा। और सुन लीजिए, जो भी सन 47 वाली बात कर रहे थे ना आप, मैं ये कहता हूं कि उनका अपना निजी बयान हो सकता है, आपसे ना हो पाएगा। उनका अपना निजी बयान हो हाजी नाजिम मुझसे ना हो पाएगा, अब निजी बयान हो गया, उनका निजी बयान है। भारत का नहीं बोल पाए, निजी बयान हो जाएगा। चलिए, आपसे ना हो पाएगा, मैं समझ लिया। प्रियंका भारती जी, आपके नेता ने भी कहा कि देश तोड़ने वाला देश टूट जाएगा इससे। आज 2 तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए थे, आप देखे होंगे राकेश जी। पटना में 2 कॉन्फ्रेंसेस हुए, एक जेडीयू की हुई थी, एक आरजेडी की हुई थी। जेडीयू के प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो पत्रकारों का सवाल का जवाब ही नहीं दे पाई। इससे जेडीयू के नेताओं को, जिनको जबरदस्ती बिठाया गया था, भाग खड़े हुए। रही आरजेडी की बात, तेजस्वी जी की बात, क्या बोले? सीधे सीधे बोले ना कि हम बिल को कचड़े में डाल देंगे, कूड़ेदान में जाएंगे, क्योंकि वही उसकी जगह है। जो भी संविधान विरोधी कानून इस देश में बनेंगे, जब भी सरकार बदलेगी, वो कचड़े के डब्बे में ही जाएंगे, क्योंकि उसकी जगह वही है। राइट। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? जिस समय में अंग्रेज यहाँ पर आए थे, वो भी कहते ना हमारा सूर्यास्त नहीं होगा, हुआ ना, सिमट करके रह गए। भाजपा वाले भी इसी नीति पर चल रहे हैं, लेकिन जल्द उनका भी सिमट करके वो नागपुर तक ही रह जाएंगे। और इसके पीछे मैं हिस्टोरिक कारण नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ आपको आज की वजह बताती हूँ, सिर्फ आज की वजह। आपको याद होगा महारानी विक्टोरिया की जब मृत्यु हुई थी, उस समय में देश का झंडा झुका दिया गया था उनकी शान में। किनके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अवकाश दिया गया था। आज अशोक जयंती है देश में, हमारे सांसद ने मांग किया 1 दिन के अवकाश का, नहीं दिया गया। आज भी ये दिखाते हैं, ये पिट्ठू बने हुए हैं अंग्रेजों के, और आज भी वही काम कर रहे हैं। और आज भी इसी चलते हम कह रहे हैं कि जो अंग्रेजों के पिट्ठू हैं, उनका बनाया हुआ कोई भी कानून जो संविधान का विरोध करता है, उसका विरोध तब तक होगा जब। प्रियंका जी, सवाल मैं फिर दोहरा रहा हूं, देश टूट जाएगा, देश तोड़ने वाला बिल है, कानून है, कैसे? मुझे ये समझाइए, देश टूटेगा कैसे? जो कानून संविधान को ताक पर रख के बनाया जाएगा, नहीं, देश टूटेगा कैसे? प्रियंका जी, ये मेरा सीधा सवाल है, देश टूटेगा कैसे? और 2 मिनट देता हूं, साबित कर दीजिए कि देश टूटेगा कैसे। कोई 47 की धमकी दे रहा है, 47 वाले हालात की धमकी दे रहा है, आप विरोध करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश तोड़ने वाला बयान है, कैसे देश टूटेगा भाई? मुस्लिम समाज के बहुत लोग समर्थन कर रहे हैं, विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड इसके समर्थन में उठकर खड़ा हो गया है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध क्या सिर्फ सियासी एजेंडा नहीं है? किसके इशारे पर हो रहा है? लोग सवाल पूछ रहे हैं प्रियंका जी। किसके इशारे पर हो रहा है मैं बताती हूँ ना आपको। आरएसएस का मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसका एक लेख आया है। उस लेख में ये लिखा है कि अगली नजर इन लोगों की कहाँ है? चर्च की जमीनों पर है। तो ये तो शुरुआत किए हैं। अरे क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन ने प्रियंका जी सपोर्ट किया इस बिल का। अगर आप अपडेटेड नहीं है तो मैं आपको बता रही हूँ ना, पहले मुसलमानों की जमीनों पर नजर, फिर क्रिश्चियन की, फिर सिख की, फिर जैन के, बुद्ध वाला तो लूट ही लिए हैं। बौद्ध भी तो सारे के सारे लूट लिए हैं। मुसलमानों की जमीनों पर नहीं, मैं बताता हूँ प्रियंका जी, मुसलमानों की जमीनों पर नहीं, उन जमीनों पर जो सरकारी संपत्तियां हैं, जिन पर अवैध कब्जा है, और उसकी शुरुआत हो गई है संभल से। मैं उधर भी जाऊंगा, लेकिन सरकारी संपत्तियों पर कब्जा नहीं चलेगा, और अवैध कब्जा हो तो नहीं चलेगा। नहीं, फैक्चुअल बातों की जानकारी तो आपको होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप बहुत रिसर्च भी करते हैं। तो मुझे जहां तक मालूम है कि पहले 1995 का जो एक्ट था, वहीं पर यह काम कर दिया गया था कि अगर कहीं भी ऐसी संपत्ति में किसी भी तरह की नोकझोंक होगी, किसी भी तरह का, ये कहते हैं ना कि उसको, कि किसी तरह कंफ्यूजन होगा, लोग हाईकोर्ट जा सकते थे। पहले ट्रिब्यूनल, उसके बाद हाईकोर्ट। तो पहले से जब ये था, तो अभी लाए किस लिए? तो अभी सीधे कोर्ट जाने में क्या दिक्कत है? अभी लाए किस लिए? अगर ट्रिब्यूनल में कोई गया और उसको लग रहा है कि नहीं सुन पा रहे हैं और कोर्ट चला गया, तो क्या दिक्कत है? इतनी कोर्ट से इतनी दिक्कत है क्या देश में? ट्रिब्यूनल में कौन लोग थे? मौलवी बैठते थे ट्रिब्यूनल में, आपको पता है ना? वक्त ट्रिब्यूनल कौन लोग बैठते थे? चुने हुए कोर्ट के जज बैठते थे। तो ठीक है, आपके हिसाब से जज ही बैठते थे, तो दूसरी अदालत में जज ने सुन लिया, क्या गलती हो गई? मैं फिर उसी सवाल पर आता हूं। मैं प्रियंका जी फिर उसी सवाल पर आता हूं, और यहां पर मैं शाजिया इल्मी को भी इंट्रोड्यूस करता हूं आपके साथ। शाजिया, सवाल एक लाइन का है कि देश टूटेगा कैसे?
सवाल एक लाइन का है कि 47 जैसे हालात हो जाएंगे क्या? सवाल एक लाइन का है कि विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि वक्फ बहुत अच्छा, अभी तक बहुत ज्यादतियां हुई हैं, उस पर टेप है। आदाब अर्ज और नमस्कार आप सबको और आपके दर्शकों को। राकेश जी, आपने बहुत ही जरूरी ये सवाल पूछा है, क्या देश टूटने के कगार पर है या इसकी कोशिश है? मैं आपको बता दूं इतना यकीन है मुझे अपने देश के भारतवासियों पर, खास तौर से मेरे मुसलमान भाई बहनों पर, कि अब तक जो जुल्म उन्होंने बर्दाश्त किया है, जिस तरह से उनको अलग अलग रखा गया है, जिस तरह से मुस्लिम सामंतवाद का परचम लहराया है, आप देखिए पहली बार। आप चुप हो जाइए, अच्छा आप बोल लीजिए, चलिए आप बोल लीजिए। गाली बर्दाश्त किया है आपका, सदन के भीतर एक मुसलमान सांसद को दी गई गाली बर्दाश्त की है आप। राकेश जी, आप डिसाइड कर लीजिए आप कैसे करेंगे इस डिबेट को। प्रियंका जी, राकेश जी, आप डिसाइड कर लीजिए, आप चाहते हैं ओपनिंग रिमार्क था, उसमें नहीं, मैं आपको इसके बाद काउंटर का समय दूंगा। आप चाहते हैं इस देश में प्रधानमंत्री को सड़कों पर क्या क्या गालियां दी गई हैं, मैं नहीं जाना चाहता हूं डिबेट को लेकर उधर। उस पर आप लोग नहीं बोल पाते हैं तो रुक जाइए, एक बार शाजिया इल्मी को सुन लीजिए। बोलिए शाजिया। नहीं राकेश जी, अगर मेरा बैठना गैर जरूरी है और अगर आप किसी का बैठना गैर जरूरी नहीं है शाजिया, चीख किसी का बैठना गैर जरूरी नहीं है, सभी जरूरी लोग यहाँ पर बैठे हैं और बारी बारी से सभी अपनी बात रखेंगे। अभी आपका समय, नाइंसाफी कर रहे हैं अपने दर्शकों के साथ जी। तो मेरा समय है और इस समय में मैं कहना चाहती हूँ, आपको याद है सीए के वक्त में क्या हुआ था सीए के वक्त में, और आप बता दीजिए कितनी नागरिकता छीनी गई है। अमित शाह ने चैलेंज दिया, उससे पहले लगातार हम लोग पूछ रहे हैं एक मुसलमान गिना दे जिसकी नागरिकता छीनी गई थी। लेकिन देखिए गलीज और शैतानी सोच है, ये इब्लीसी सोच है कि मुसलमानों को, जो बेचारा परेशान हाल है, आर्थिक तौर से बिल्कुल ही पिछड़ा है, उसको आप वर्गलाएं, डराएं, धमकाएं। ये मुस्लिम हिमायती है? किस तरह के लोग हैं ये? और ये भी नहीं, अब ये बार बार कह रही ना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या करेंगे मुसलमानों के साथ? ये क्रिश्चियन, आप बताइए प्रियंका गांधी वायनाड की एमपी जो है ना, वो चुप क्यों थी? क्योंकि वहां पे क्रिश्चियंस का सवाल था। वो भी चाहते हैं, उनको भी लगता है वक्फ की प्रॉपर्टी गई है, तो पूरे कैलकुलेशन के चलते जब वक्फ पर बात हो रही थी तो क्या किया उन्होंने? उनको चाइना की याद आ गई, उनको ट्रंप की याद आ गई, क्योंकि वो भी फंस रहे हैं। तो देखिए ये सारी चलत्तरबाजी है। और अगर वक्फ में कोई संशोधन की जरूरत नहीं थी, दो जवाब मैं चाहती हूँ। वक्फ बोर्ड ने क्या कुछ अब तक किया है गरीब मुसलमानों के लिए? अगर कुछ किया है तो मुसलमान आर्थिक तौर पर, शैक्षिक तौर पर इतना क्यों है, नीचे क्यों है? और दूसरा बड़ा सवाल, अगर कुछ किया है तो फेहरिस्त गिना दे। ठीक है, क्या फेहरिस्त है? और चाहे वो ममता बनर्जी हो, जिन्होंने सीबीआई, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। खत्म, आखिरी बात। हाँ बोलिए। सीबीआई ने आखिरी बात, 10 सेकंड बोलिए। 10 सेकंड। अगर वाकई में वक्त में सब कुछ ठीक था तो शायद लालू प्रसाद यादव हो, ये जो मैडम बोल रही है चीख चिल्लाकर, क्यों उनके बाकायदा लीडर ने कहा था कि वक्त में क्या कुछ हो रहा है, कितनी प्राइम प्रॉपर्टीज पटना की ले जा रही हैं, क्यों ममता बनर्जी ने ज्योति बसु के सरकार के कार्यकाल के दौरान वक्फ की रेगुलरिटीज में हंगामा किया, क्यों रहमान खान ने स्कैम पर बात की, क्यों प्रियंका जी शाजिया का काउंटर करने के लिए जो आप कहना चाह रही हैं उसके लिए अलग से मैं आपको समय दूंगा और तुरंत दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल है और शाजिया की बातों से सवाल है। आपको 1 मिनट देता हूं। वक्फ ने कहा कितने स्कूल कॉलेज गरीबों के लिए घर बनवाए वो गिनवा दीजिए, उसके बाद आपको और जितना समय चाहिए होगा मैं दे दूंगा। मुझे ये बताइए राकेश जी, ये बड़ा मतलब इलॉजिकल सवाल भी है भाई। मतलब कोई भी नॉर्मल लॉजिक लगाएगा। नहीं शाजिया रुक जाइए, अब हंसी आ गई ना। राकेश जी जवाब ले लीजिए। हंसी आ गई। अगर ये सवाल कोई पूछा जाएगा किसी से, तो ये सवाल आपको नहीं लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी से पूछा जाएगा कि बेरोजगारी क्यों है, यूनिवर्सिटी कितनी खोल दी है, हॉस्पिटल्स कितने खोल दिए, कोरोना में जब लाशें बह रही थी के बावजूद आप कुछ नहीं सीखे, आपने लोगों के लिए अस्पताल नहीं बनाए, आप सिर्फ झूठ की खेती करते हैं। आप बिहार जाते हैं, बिहार को बेवकूफ बनाते हैं, आप बोलते हैं आप अपने मकड़ जाल में फंस गई हैं बेचारी, फंस गई जाते हैं पूरी तरह से। नहीं मैं आता हूँ प्रियंका जी आप ही के पास हूँ। सुनिए आप नहीं शाजिया रुक जाइए, प्रियंका जी सुनिए मैडम सुनिए, आपको भरपूर समय मिलेगा। मैं फिर अपना सवाल दोहराता हूँ और फिर सवाल इसलिए दोहराता हूं कि आपने जो कहा प्रधानमंत्री से सवाल बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री से पूछिए, बेरोजगारी कितनी कम हुई, नौकरियां कितनी मिली। लेकिन वक्फ बोर्ड इतना अच्छा था, पुराना वाला संशोधन की जरूरत नहीं थी, इसलिए पहले मुझे गिनवाइए कहां कितने स्कूल कॉलेज गरीबों के लिए घर बने, उसके बाद आपके सारे सवाल। पुराने वाले संशोधन का समर्थन 2013 में किन लोगों ने किया था? अरे मैं कह रहा हूं प्रियंका जी की इस संशोधन की जरूरत नहीं थी, देश टूट जाएगा, 47 जैसे हालात हो जाएंगे, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल ये बिल है,
तो मुझे बताइए कि अभी तक आपके हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशनल था, कितने स्कूल कॉलेज गरीबों के घर बने, मुझे आप गिनवाइए। आप धार्मिक ट्रस्ट से ये सवाल जिस दिन पूछने लगिएगा कितने स्कूल कॉलेज खोले, अरे मैडम नहीं, मैं इस राम मंदिर ट्रस्ट से सवाल होना चाहिए। नहीं, तो राम मंदिर सवाल होना चाहिए। आपको राम मंदिर ट्रस्ट से बड़ी दिक्कत है प्रियंका जी, राम मंदिर ट्रस्ट से बड़ी दिक्कत है, लेकिन राम मंदिर सुनिए इसका भी जवाब है। शाजिया रुक जाइए, हम उन्हीं से देश चलवा लेते हैं ना, हमको सुनिए, की जरूरत अरे नहीं, प्रियंका जी सुनिए, सांसदों की जरूरत नहीं। अरे प्रियंका जी सुनिए ना, राम मंदिर ट्रस्ट सुनिए, अरे प्रियंका जी सवाल सुनिए, प्रियंका जी, अरे मैडम सुना करिए, अरे ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, सवाल बीच में है तो सुना करिए। शाजिया नहीं बीच में आ रही है, मैं बीच में आ रहा हूँ। राम मंदिर ट्रस्ट राम मंदिर निर्माण उसके रख रखाव के लिए है, नहीं आप इनसे वक्फ बना कि गरीब मुसलमानों की भलाई का काम हो। गरीब मुसलमानों की कितनी भलाई हुई, वक्फ इसीलिए बना ना कि लोग अपनी जमीनें दान कर दें और उन जमीनों का इस्तेमाल, उन संपत्तियों का इस्तेमाल गरीब मुसलमानों के लिए होगा। तो आप भलाई के काम गिनवाइए ना, क्यों नहीं गिनवा पा रही हैं? भलाई के काम, हाँ, जमीन की बात करें ना राकेश जी, हाँ। 13,000 एकड़ भूमि आर्मी के ट्रेनिंग के लिए संरक्षित की गई थी उत्तर प्रदेश में, और वो जमीन दे दी गई कौड़ी के दाम में बाबा रामदेव जी को, अडानी जी को। वो जमीन किनके लिए था? वो आर्मी के लिए था, लेकिन उस जमीनों को बेच दिया इन लोगों ने, दे दिया कौड़ी के भाव में। करते यही करते आए हैं। अगर मैं बात करूं अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उनकी सरकार आई, उन्होंने पौने दाम में सारा होटल दिल्ली का बेच दिया। फिर बात करूं योगी आदित्यनाथ की, मॉल बनाए सीपी के तरफ, बेच दिया। बेचने का काम नहीं करते, देश को बेच रहे हैं। कोई भी मैं आगे बढ़ता हूँ प्रियंका जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं हो पाएगा ये, नहीं हो पाएगा ये। और आपकी जो आपने जो बात कही है आपसे राकेश जी कि आप पूछे इन लोगों से कि राम मंदिर के ट्रस्ट में एक दलित कब आएगा, जगन्नाथ मंदिर में एक दलित पिछड़ा कब पंडित बनेगा? अरे पिछड़े समाज के ही लोगों ने राम कब दिलवाएंगे? हेमा मालिनी जी सिर्फ उस मंदिर में देश की, अब राम मंदिर ट्रस्ट में कौन कौन है मैडम, थोड़ा सा गूगल करके देख लीजिए कौन कौन लोग थे, किन किन लोगों ने पत्थर रखे, किस समाज से थे, वो भी देख लीजिए। इसका भी जवाब आप आ जाएगा। रुक जाइए, नहीं रुक जाइए, नहीं कोई बात नहीं, ऐसी बातें नहीं, ऐसी बातें नहीं। अब आ जाइए विजय राठी जी। अच्छा रुक जाइए प्रियंका जी, आ रहा हूँ, प्रियंका जी आ रहा हूँ, इसके साथ ही आपकी इस बात पर भी आऊंगा। रुक जाइए, इस बात पर भी आऊंगा। अब विजय राठी जी, संभल का जो आंकड़ा आया है, संभल में सरकारी संपत्तियों पर कब्जा है और करीब 1000 से ज्यादा सरकारी संपत्तियां हैं। बेचैनी तो दरअसल इसी बात से है कि बाप रे, ये जो कब्जे का खेल चल रहा था ये खत्म हो रहा है, क्या होगा आगे? देखिए राकेश जी, एक आप ही के चैनल का लाइन है, टैग लाइन, उससे शुरू करूंगा मैं। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। और इसके आगे है, माय डियर फ्रेंड मोदी को ट्रंप ने दिया 26% टैरिफ का झटका। आप ही क्या उसका है, कहीं किसी और का बोलता तो आप कहते हैं क्या पढ़ दिया आपने। अच्छा, इसे छिपाने के लिए, और ये तो 26% लिखा है, आधिकारिक रूप से घोषणा हुई है 27%। क्या होगा भारतीय कंपनियों का जो व्यापार कर रही है दुनिया में? हाँ, अच्छा। वो तो गिर जाएंगे औंधे मुंह। अच्छा, इस नाकामी को छुपाने के लिए सारा प्रपंच रचा गया है जिसमें चल रहा है। दूसरा भी एक सवाल आपका था राकेश जी, मैं पहले उसका जवाब दे दूं कि देश कैसे टूटेगा। देश तो ऐसे टूटेगा कि 13 मार्च 1999 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू हृदय सम्राट कल्याण सिंह, लेकिन उस समय भी होली दुल्हनी पड़ी थी शुक्रवार के दिन। चूंकि हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में थे, सब हिंदू मुस्लिम ने होली साथ में खेली। लेकिन आज नमाज का समय बढ़ा दो, चलो बढ़ा दिया। घर में पढ़ना है, चलो पढ़ लेंगे। मस्जिदें ढकनी है, चलो ढक देंगे। उसके बाद भी हमारे हिंदू संगठन के लोग जाकर के आगे उल्टी सीधी गालियां देंगे मस्जिद के, तो हिंदुस्तान तो टूट रहा। भाई सवाल ये नहीं है, जब संभल नाम आते ही राठी जी आपको दिक्कत हो जाती है। मैंने अभी संभल का एक आंकड़ा आ गया, सरकारी संपत्ति पर कब्जा, और आपके किन किन लोगों ने सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किया, जाऊंगा तो जवाब नहीं दे पाएंगे आप। अब जवाब दूंगा आपका संभल का। हाँ, अभी मैं 2-3 दिन से टीवी डिबेट्स पे यही बोल रहा हूं। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग हमसे पूछते हैं कि हमारा एम तो गरीब मुस्लिम की मदद करने का है, कौन सा क्लोज है जो ये कहता है कि ये वक्फ बिल ठीक नहीं है, तो अरे वक्फ बिल ठीक है तो प्रियंका जी वाला सवाल आपसे पूछता हूं, तो गिनवाइए ना वक्फ बोर्ड ने अभी तक कितने गरीब मुसलमानों के लिए घर बनवा दिया, कितनी जगहों पर स्कूल खुले, कितने कॉलेजेस खुल गए। अब सुनेंगे नहीं, सुने जवाब तो सुना नहीं, जवाब ही तो देने वाला हूं।
डीएम का क्लोज मैंने यही कहा था कि संभल के डीएम और रामपुर के डीएम को आप जोड़ दो इसमें, और जो आपने जोड़ भी दिया, और जो चाहे आप निकलवा लीजिए। वही काम इतना उतावला काम योगी जी का, सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। मतलब अभी बन के निपटा नहीं, एक सवाल का जवाब दीजिए। अरे ये ठीक भाई, आप अभी 2014 तक आपके जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बदलती आपका क्या नहीं, मैं भाजपा की नुमाइंदगी कर रही हूँ, आप भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं, आप बताइए ना। अरे आपका है ना वक्फ बोर्ड, आपको लगता है क्या किया आपने? जवाब दीजिए, हिम्मत है जवाब देने की? कोई जवाब है आपके पास? नहीं है। आपने गरीब मुसलमानों का पूरा घर उजाड़ा है, आपने उनको इस्तेमाल किया है, और ये मुस्लिम सामंतवाद पर ये प्रहार है ताकि गरीब मुसलमानों का फायदा हो। आप जानते भी नहीं है कि कितने पसमानदा मुसलमान हैं, और 14% अच्छा, मैं आगे बढ़ता हूँ वजाहत कासमी साहब, पुराना वाला वक्त इतना अच्छा था, संशोधन की कोई जरूरत नहीं थी, तो कितने स्कूल कॉलेजेस बन गए, गरीब मुसलमानों के घर बन गए, वो गिनवा नहीं पा रहे। प्रियंका जी ने राम मंदिर ट्रस्ट से तुलना कर दी, और राम मंदिर ट्रस्ट वाले पर आऊंगा प्रियंका जी, लौट कर आऊंगा, और आपने जो कोट किया है उस बात का भी जवाब आएगा, लेकिन पहले वजाहत कासमी जी। यही तो आपकी दिक्कत है, बोलने नहीं देते आप। 15 मिनट साजिया इल्मी बोली, हम नहीं बोले 15 मिनट। एक तो ये कंप्लेन मत किया करिए कि कौन कितनी देर बोला, तो बताओ ये कौन कितनी देर बोला, ये कंप्लेन मत किया करिए। जितना जिसके लिए जस्टिफाइड होगा उतना समय दिया जाएगा, जिसकी तो ये कंप्लेन मेरे सामने मत किया करिए विजय राठी जी। और ये बात मैं सबके लिए कह रहा हूँ, रुक जाइए, अजय वर्मा से सीख लीजिए, बड़े धैर्य से इंतजार कर रहे हैं, तो रुक जाइए सर, आपके पास भी आऊंगा, रुक जाइए। राकेश जी, इन लोगों की विचारधारा है, 10 साल इधर बैठेंगे, 10 साल उधर बैठेंगे। अरे तो आपकी कौन सी विचारधारा है फिर? उसके हिसाब से आपकी कौन सी विचारधारा हो गई? वो सही जो गलत, आपकी कौन सी विचारधारा हो गई? अयोध्या जा नहीं पाए, अयोध्या जा नहीं पाए, गौशाला से दुर्गंध आने लगी, मथुरा पर आपकी जुबान सिल जाती है, तो कौन सी विचारधारा? मुख्तार अंसारी ने वक्फ में कितने स्कैम किए, जिस मुख्तार को आप लोगों ने खड़ा किया, मैं पिछले 3 दिन से सवाल पूछ रहा हूं, एक सपा का प्रवक्ता जवाब नहीं दे रहा है, तो रुक जाइए, विचारधारा की बात मत करिए, वजाहत कासमी को सुनिए, रुक जाइए, रुकिए, वजाहत कासमी जी बोलिए। बीजेपी वालों की तरह जमीन कब्जाना अयोध्या में, ठीक है भाई, ठीक है, मुख्तार अतीक ने कितनी जमीनें कब्जाई, थोड़ा सा खंगाल लीजिए, नहीं तो गूगल कर लीजिए, रुक जाइए, वजाहत कासमी बोलिए। मैं पिछले 20-25 मिनट से आपके चंद सवाल सुन रहा हूं, और मेरा ख्याल जो टॉपिक है डिबेट का, हमें उसी पर बातचीत करनी चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए। 2-3 सवाल मैंने आपके बात से निकाले हैं। एक तो ये कि देश कैसे टूटेगा, और दूसरे कि वक्फ ने क्या किया है। देखिए, अगर बहुत मुख्तसर सा मैं जवाब दूंगा कि अगर 70 सालों में वक्फ ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती, वक्फ ने अपना काम किया होता, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और मुतवल्लियों ने और पॉलिटिकल पार्टियों ने, अब तक क्या हुआ कि बंद कमरे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, जमीयत उलमा की और कांग्रेस की मीटिंग हो गई, और जो इन्होंने पर्चा लिख के दे दिया वो संशोधन हो गया। अब की बार संशोधन संवैधानिक हुआ है, कानून से हुआ है, तो इसलिए इनकी परेशानी दिख रही है आपको अलग से। और राकेश भाई, जो आपके सामने आई ना अभी अकबर कासमी वाली बात, जमीयत उलमा, ये इनके मन की बात है, ये कुकर पका हुआ है, अभी बिल्कुल तैयार है, उसमें सीटी लगेगी, ये फटेगा, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद जो कुकर पका रही है, ये अकबर कासमी उसी की देन है। और रही देश टूटने की बात, मैं आपको याद दिला दूं, ये मोदी जी का युग है, मोदी जी इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, और अमित शाह जी इस देश के गृह मंत्री हैं, और योगी जैसे यहाँ बड़े बड़े स्टेट्स के सीएम हैं, तो इनके बाप दादा की औकात इनको याद दिला देंगे, ना देश टूटेगा और ना देश की तरफ एक उंगली भी ये उठा पाएंगे, ना देश पर कोई आंच आएगी। हाँ, इनकी सोच वाकईतन ये गांधी, नेहरू और जिन्ना का हिंदुस्तान नहीं है कि ये इसको मिली भगत से तोड़ लेंगे। देश को ये धर्म के नाम पर बंटवा चुके हैं, और फिर दूसरी धरती बांग्लादेश धर्म के नाम पर बंटवा चुके हैं। अखंड भारत की पीठ में ये खंजर घोंप चुके हैं, इसलिए अब इनको अपनी विचारधारा को अपने पेट में रखना होगा और अपनी जुबान को लगाम लगानी होगी। अगर 70 सालों में इन मदनियों ने, इन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों ने, इन जमीयत उलमा वालों ने जिम्मेदारी निभाई होती, तो वक्फ बोर्ड के ये हालात नहीं होते। चोर उचक्के सब वहां बैठे हुए हैं, और करप्शन कार भीख मंगों का अड्डा बना हुआ है वक्फ बोर्ड। तो ये सोच लो कि ये सब नहीं चलेगा, देश संविधान से चल रहा है, प्रियंका जी, संविधान मजबूत है, अजय वर्मा भी बोले, अभी तक बोल नहीं पाए, और इनकी औकात ही नहीं कि ये देश तोड़ने की बात करेंगे। अजय वर्मा जी, आप लोग जमीयत के साथ है कि जमीयत के विरोध में है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ में कि विरोध में है? सीधा सवाल, सीधा जवाब।
राकेश जी, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है कि हाँ ना में दिए जाए। अरे हाँ ना में मत दीजिए, विस्तार पूर्वक दे दीजिए, लेकिन उस विस्तार पूर्वक सवाल के जवाब में आ जाना चाहिए कि आप जमीयत पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ है कि विरोध में है। हाँ, बाद में देखिए, वक्फ का ये जो उद्देश्य है, देश की चुनिंदा जमीनों को, जिस तरह से अयोध्या की 1382 एकड़ जमीन अपने परम मित्र को कोड़ियों में दे दी आर्मी की, जो दी नहीं जा सकती थी, उत्तर प्रदेश की सरकार से उसका लैंड यूज चेंज करा के दे दिया गया। अडानी साहब ने चिन्हित कर रखी है हिंदुस्तान की मेट्रोपॉलिटन सिटी में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मद्रास में, बड़े बड़े शहरों में, कि कौन कौन सी जमीन है जो चिन्हित है, जो वक्फ से कनेक्टेड हुए या नहीं है, उनको लेकर वो कोड़ियों के भाव चली जाएंगी। 2 साल बाद, 1 साल बाद आप हम ही बैठेंगे, फिर आप इस डिबेट पे कहेंगे नहीं ये तो मित्रों का भला हो रहा है, देश हित में हो रहा है। क्योंकि ये करती है सरकार तो देश हित में काम होता है, जो वक्फ सरकार को जो करना होता है कर लेता है। आप उसके रिजल्ट कार्ड तो देखिए, नोटबंदी के लिए जब इलीगल करेंसी, मित्रों 500 और 1000 के नोट इलीगल करेंसी घोषित होंगे, कहां काला धन आया? क्या काला धन था? कुछ नहीं हो गया। किसानों के काले कानून लिए, वो मजबूरी में वापस लेने पड़ गए। जीएसटी का जो 28% से देश में अमीर और अमीर हो गए, देश छोड़ते जाते हैं, एक आर्थिक असमानता बढ़ गई, कंट्रियां धमका रही हैं, टैरिफ लगा रहे थे। इन सबको मुद्दों को भटकाने के लिए कि सरकार पूछे ना किसी से कोई चीजें, जवाब लोग मांगे ना, तो इसलिए अजय जी, ये पुराना टेप आप बार बार क्यों लेकर आते हैं भाई? संविधान नोटबंदी, जीएसटी, इसके बाद देश में चुनाव हो गए। नहीं, आप जब पुरानी रिपोर्ट जो बताते हैं, विरोध में है। मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ में है कि जमीयत, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत के साथ में है कि विरोध में है? आपकी बात ऑब्जेक्टिव पूछ रहा हूं, विस्तार पूर्वक नहीं पूछ रहा हूं। अरे हम नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हैं, 14 से लेकर 25 तक कांग्रेस, नरेंद्र मोदी। आप पर्सनल लॉ बोर्ड जमीयत के साथ में है कि विरोध में है? थकते ही नहीं है, हजारों बार नाम। आप पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत के साथ में है कि विरोध में है? जब गुनाह है तो ये गुनाह हम करेंगे। आप पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत के साथ में है कि विरोध में है? नौकरी 15 लाख आएंगे। अरे 15 लाख छोड़िए ना, साइड में रखिए, थोड़ा सा पॉकेट में डाल लीजिए। 15 लाख कर जाएंगे, थोड़ा सा पॉकेट में रख लीजिए, बगल में रख लीजिए, मेरे सवाल को सुनकर जवाब दे लीजिए। आप पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत के साथ में है कि विरोध में है? शादिया रुक जाइए, थोड़ा सा एक्सपोज होने दीजिए इनको। कांग्रेस के नेता क्यों डर रहे हैं बोलने से? मैं बताऊं आपको, सोशल फैब्रिक को खत्म क्या देंगे ये मुसलमानों को? मुसलमानों के, मेरे प्रभु, आप जमीयत के साथ में है कि विरोध में है? खत्म कर दिए। पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ में है कि विरोध में? नहीं बता पा रहे। मदद करेंगे इनके पास। सुन लीजिए, मत करो जुर्म की दुनिया तामीर, जल जले बेशबब नहीं आते। जल जले बेशबब नहीं आते। आप इस शेर से मतलब समझ लीजिए। अरे कहां शेर व शायरी का कार्यक्रम थोड़े नहीं है, मुशायरे के प्रोग्राम में बैठे हैं क्या? समझ गए आप? ये डिबेट का शो है। एक लाइन का सवाल है कि आप जमीयत पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ में है कि विरोध में, तो आप मुशायरा करने लगे। तो ये मुशायरे का कार्यक्रम नहीं है शाजिया। 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, फिर प्रियंका जी आ रहा हूं। जिनको कभी कोई, जो लोग कभी राकेश जी, नहीं राकेश जी, मैं भाजपा की नुमाइंदगी कर रही हूँ। आपके सारे जितने और लोग हैं ज्यादातर वो भाजपा से ही सवाल पूछ रहे हैं। मुझे लगता है आपको मुझे मौका देना चाहिए बोलने का। सबसे पहले अभी भाई साहब क्यों इधर आए बाएं शाएं क्यों जा रहे थे? कभी आए कभी बाएं, आपका चैनल है, क्यों जा रहे थे? हुआ आपका है, आपका पत्र पढ़ते हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि केरला में फंसेंगे, इसलिए बोल रहे हैं। आप चुप रहिए। अच्छा, इन्होंने अभी कहा कि व्यवसायियों को दे दी जाएगी, उद्योगपतियों को। इनसे पूछिए क्या प्रमाण है इनके पास? मैं चुनौती देती हूँ, क्या सोर्स है इस इन्फॉर्मेशन का? मुद्दे की बात सरेआम झूठ बोल रहे हैं ये, और अभी भी झूठ बोल रहे हैं। इनसे पूछिए क्या सोर्स है, इनसे पूछिए क्या स्रोत है इस मिस इन्फॉर्मेशन का। बता नहीं पाएंगे, इनके पास कोई भी सबूत है। मेरी चुनौती है। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, जो इंसान विषय से भाग भाग के जा रहा है, बता नहीं पा रहा है कि भैया वक्फ बोर्ड इतने शानदार थे, तो जवाब उसमें क्या हुआ है? कितने मुसलमानों की, हम तो बता सकते हैं मुसलमानों की बेहतरी। मैं आपको बता सकती हूँ कि मुसलमान जिनकी नुमाइंदगी 4.5% थी, बढ़कर 10 हो गई है, 10% से ज्यादा हो गई है गवर्नमेंट जॉब से। जो लाभार्थी है सबसे ज्यादा है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या मुद्रा योजना हो। हाँ। हम तो बता रहे हैं ना, आप भी तो बताइए। ठीक है। वक्फ बोर्ड ने क्या क्या है? प्रियंका जी आपके पास आ रहा हूँ, कुछ बोलने को है? मुद्रा योजना में आप जाइए, बैंकों में ठीक है, रुक जाइए। गारंटी के बावजूद इसके कि प्रियंका जी रुकिए। अरे अजय वर्मा जी रुक जाइए भाई, रुक जाइए। आपकी बार आप थोड़ा सा राठी जी से सीख लीजिए। हाथ उठाकर इशारा करने को आता हूँ राठी जी। थोड़ा सा प्रियंका जी से एक सवाल। परेशान धक्के खाते हैं। अरे रुक जाइए, उदाहरण तो मैं दे देता हूं। फिर पुराना टेप आप लेकर आते, कुछ नई बातें लेकर आइए तो मैं खुद बीच में नहीं आऊंगा। प्रियंका जी, आपने कहा ना कि राम मंदिर ट्रस्ट में कितने दलित ओबीसी के, आप तो बिहार से हैं, पटना को बहुत अच्छे तरीके से जानती होंगी। कामेश्वर चौपाल का नाम भी आपने सुना होगा। अब मुझे बताने की जरूरत है कि कामेश्वर चौपाल किस समुदाय के थे, राम मंदिर ट्रस्ट में उनका क्या योगदान था, और वो सदस्य थे कि नहीं थे, और राम मंदिर ट्रस्ट का क्या नियम है
किस समुदाय से कितने लोग रहेंगे। मैडम अगर आपको इतनी जानकारी चाहिए तो पढ़ लीजिए ट्रस्ट के नियम। नहीं मैं बताती हूँ ना आपको। थे, आपने क्या कहा? थे, मैं वर्तमान में पूछ रही हूँ कामेश्वर चौपाल, कितने दलित? कामेश्वर चौपाल क्या थे? आदिवासी। कामेश्वर चौपाल आपके हिसाब से दलित नहीं? मैं क्या बोल रही हूँ? जगन्नाथ मंदिर, चारों पीठ, चारों धाम, कितने लोग, कितने दलित बैठे हैं पंडित, कितने आदिवासी पंडित बना बहुत है पिछड़े समुदाय से पंडित। कई मंदिरों में आप चले जाइए, कई संत महाकुंभ में आए थे। ज्यादा दूर तो जाते ही नहीं है राकेश जी। अरे जूना अखाड़ा के बारे में सुधांशु भाई ने जिक्र किया था, कितने महामंडलेश्वर बने दलित, उन पर केस हो गया। पूरे जूना अखाड़ा में आप देखिए, पता ही नहीं आपको कुछ। अरे भाई आपको पता ये भी नहीं कि वक्फ बोर्ड ने अच्छा क्या किया है? याद होगा वक्फ बोर्ड ने अच्छा क्या किया है मैडम? क्या आप चाहती हैं संशोधन हो? मुसलमानों के लिए क्या किया है? एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए, कोई 5 स्कूलों का नाम बता दीजिए, कोई रोजगार के रास्तों के लिए आप बता दीजिए, हुनर योजना की तरह कोई योजना बता दीजिए, बेवाओं के लिए क्या क्या बता दीजिए, गरीब यतीमों के लिए क्या क्या बता दीजिए। जवाब है नहीं। नफरत है आदिवासियों से, दलितों से नफरत, घूमेंगी, पिछड़ों से जवाब नफरत। नहीं आपके पास। ये वक्फ बिल की बात ही नहीं है राकेश जी। जवाब तो देना पड़ेगा। ये पूरी बात वक्फ बिल की है ही नहीं, ये बात पड़ेगा 90 बनाम 10 की। अच्छा देखिए, नहीं अभी एक मिनट अब क्लियर हो गया एजेंडा। हाँ रुक जाइए, शाजिया प्रियंका जी ने एक एजेंडा क्लियर कर दिया। एक मिनट एक एजेंडा क्लियर हो गया कि ये वक्फ विरोध की बात ही नहीं है, ये तो जमीनों की ठेकेदारी खत्म हो रही है उसकी बात है। ये तो 90-10 करने की बात है। 90 में किसको लेकर आएंगे और 10 में किसको छोड़ देंगे, बैकआउट कर देंगे, ये उसकी बातचीत है। ये वक्फ की बात ही नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ प्रियंका जी, ये वक्फ विरोध की बात नहीं है, वरना विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड आकर समर्थन में नहीं खड़ा होता। कई मुस्लिम और दरगाह के जो चिश्ती हैं वो आकर इसके समर्थन में नहीं खड़े होते। तो ये वक्फ विरोध की बात नहीं, आपने ठीक कहा प्रियंका जी। नहीं मैंने ठीक तो कहा है। मैंने यही कहा है कि एक शुरुआत है। अच्छा। शुरुआत है कि जो 58% दलित जिनके पास जमीनें नहीं ना है, अब 100% के पास नहीं रहे। इसको तो कैसे नहीं है जमीनें? आप लोगों की सरकार की और अभी तक कितनी जमीनें नहीं मिली, और क्यों नहीं जमीनें मिली उन दलित समुदाय के लोगों को? बता तो रही हूँ क्यों नहीं मिली। कौन लोग हैं जो इस पे कब्जा करके बैठे हुए हैं? कौन लोग हैं जिन पास बीघा जमीन है लेकिन हमारे लोगों के पास में रहने के लिए छत नहीं है? हम तो यही चाहते हैं कि देश को न्याय मिले। लेकिन ये लोग संशोधन की जरूरत नहीं है। करवाइएगा, कह रही है बहुत फिर कंफ्यूज हो गई आप फिर कंफ्यूज है। अभी कह रही क्या हुआ? अब अभी कह रही संशोधन की जरूरत नहीं है, अब कह रही कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी कंफ्यूज है मैडम आप है। जाइए, देश का 90% आबादी आपको बहिष्कार करता है आपका। यहीं से बैठे बैठे मैं बता रही हूँ, आबादी बहिष्कार करेगा आपका। जिन दलितों का हक आप खाता है, जिन पिछड़ों का हक है, जिन आदिवासियों का खा गए, जिन अकलियतों का खा गए, जिन क्रिश्चियन का खा गए, अब बौद्ध का तो एक्सपोर्ट कीजिए अपने आपको। बताइए चलिए मैं आगे बताऊं। अरे प्रियंका जी, आप जिन अकलियतों की बातचीत कर रही हैं, शाजिया इल्मी मुस्लिम समुदाय से ही, ऐसा नहीं उनको कि आप लोग कह दीजिए कि वो बीजेपी के साथ है, वक्फ के साथ है तो मुस्लिम कम्युनिटी से बाहर कर दिया जाए। हाजी नाज़िम खान है टका, भाजपा के ऑफिस से टका मिलता है, भारत के मुसलमानों को गाली देने वो बीजेपी की मिलता है इनको। वो बीजेपी की प्रवक्ता है, उनको बीजेपी के ऑफिस से टका मिलता होगा। आप आरजेडी की प्रवक्ता है, आपको आरजेडी के दफ्तर से टका मिलता होगा। तो इस तरीके की बातें नहीं है प्लीज। हाजी नाज़िम खान, मैं टका मिलता है, जिन्ना के लोग हैं। मैं हाजी, रुक जाइए प्रियंका जी, आप भी रुकिए, शाजिया आप भी रुकिए, दोनों लोग शांत रहेंगे, दोनों लोग शांत रहेंगे। हाजी नाज़िम खान, मैं फिर सवाल दोहराता हूँ, देश तोड़ने वाला कोई भी बयान निजी नहीं हो सकता है। आपके सवाल का जवाब एक मिनट मेरे साथ। अच्छा रुकिए, बोलिए 10 सेकंड सवाल उठाए देश के मुसलमानों को गाली देंगे। एक मिनट प्रियंका जी रुकिए, 10 सेकंड बोलिए शाजिया, 10 सेकंड बोलिए, फिर मैं हाजी नाज़िम आपको बता रहा हूँ। बोलिए। ठीक होगा। देखिए मैं सब दर्शकों के सामने बताना चाह रही हूँ कि प्रियंका भारती को जब मैंने एक्सपोज किया और वो जवाब नहीं दे पाई और निरुत्तर हो गई कि क्या वक्फ बोर्ड ने किया है, कितने गरीबों मुसलमानों का फायदा हुआ है, तब इन्होंने मेरे पर गंदी बातें कही और मेरे बारे में और कहा कि इनको टका मिलता है। मैंने कभी नहीं कहा इनको टका कितना मिलता है। तो ये टकेबाजी की बात ना आप अपने तक महदूद रखिए। आपकी ये जबान है, आपके ख्यालात हैं, अपनी गंदगी को मेरे पर प्रोजेक्ट नहीं। ठीक है, आपका काउंटर आ गया और ये बात टेलीविजन चैनल पर नहीं होनी चाहिए, डिबेट शो में। प्रियंका जी रुक जाइए, नहीं अब हाजी नाज़िम खान, देश तोड़ने वाला बयान
47 जैसे हालात हो जाएंगे, आप कह देंगे कि निजी है, उसके बाद काम खत्म हो गया। हाँ राकेश भाई, देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, जो इस तरीके का बयान दे रहे हैं उनका अपना निजी बयान है। क्यों निजी है? सुन तो लीजिए। अरे क्यों निजी क्या कर चाहते हैं आप? मुझे बोलने तो दीजिए राकेश जी। देखिए आप बड़े सम्मानित पत्रकार हैं, मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूं, कम से कम मुझे तो आप थोड़ा सा नहीं चाहिए आपका सर्टिफिकेट। नहीं तो मुझे बोलने का मौका तो आप देंगे। बोलिए अपनी बात रखिए। हाँ देखिए, उनका निजी बयान है कि इसका भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बार बार जब बात आती है कि भारत के मुसलमान जो गरीब हैं उनका फायदा होगा, बार बार साजिया जी एक ही बात गिनवा रही थी। तो मैं कह रहा था 11 साल से आप मौजूदा सरकार में हैं, मौजूद हैं, लेकिन अभी 11 साल में आपने कितने मुसलमानों का फायदा किया? 3 फायदे। अच्छा एक आप गिनवा दीजिए। आप 3 फायदे गिनवा दीजिए। हाजी नाज़िम सुनिए ना, आप ये कह रहे हैं ना भाई मेरे, आप सुन रहे होते अगर आप बताइए। शाजिया मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ भाई, आप सरकार के अंदर है, बताइए भारत का मुसलमान। हाजी नाज़िम खान, आप ये कह रहे हैं ना कि वक्फ संशोधन की जरूरत क्या थी, एंटी इस्लामिक है, ये तो गड़बड़ हो रहा है, मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, मुसलमानों की भलाई हो नहीं पाएगी। अब तक क्या भलाई हो पाई? आप ही गिनवा लीजिए। ना प्रियंका जी गिनवा पाई, ना राठी जी गिनवा पाए, ना अजय वर्मा गिनवा पाए। आप ही गिनवा दीजिए सर, कितनी भलाई हुई अभी तक? बोलिए, जितना समय आपको चाहिए होगा मैं दे रहा हूं। हाँ देखिए, लेकिन सिर्फ भलाई गिनवाइए। हाँ देखिए, जो सवाल सत्ता पार्टी से आपको पूछना चाहिए वो देखिए आप विपक्ष से पूछ रहे हैं, वो भारत के एक मुस्लिम से पूछ रहे हैं कि फायदे गिनवाइए। अरे फायदे गिनवाइए ना भाई, मैं तो कह रहा हूं कि इसके नुकसान नहीं संशोधन होना चाहिए था, तो गिनवाइए क्यों नहीं होना चाहिए था? क्या भलाई अभी तक हो रही थी जो रुक जाएगी? तो 11 साल से क्या कर रहे थे भाजपा सरकार? फिर 11 साल से क्या कर रहे थे? क्या भलाई अभी तक नहीं हुई ना, इसका मतलब है राकेश ना 11 साल में हुई ना 11 साल के पहले हुई। हाँ राकेश कहिए कि भलाई नहीं हुई अभी तक। हाँ राकेश भाई सुन तो लीजिए। देखिए जब मैं 11 साल का जिक्र कर रहा हूं तो अभी एक ने क्या कहा था कि ये देश जो है ये जिन्ना का है, नेहरू का है। जिन्ना पर चले गए? नहीं मैंने नहीं कहा, सुन लीजिए कि जिन्ना पर चले गए। चलिए राठी जी आप बोलिए, बहुत देर से आप इशारा कर रहे हैं, रुक जाइए राठी जी। भाग्य मत नहीं, हम कहाँ भाग रहे हैं? हम तो आपसे सवाल कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। नाजिम खान प्लीज। ये नहीं भाई साहब, भाग राठी जी, जवाब नहीं आपके पास। देखिए मैंने पहले भी बोला राकेश जी, वक्त जो है ये हिंदू मुस्लिम की डिवाइड को गहरा करने का, और एक लाइन में पढ़ रहा हूं, इस लाइन को बड़े ध्यान से सुनना। हो सकता है किसी व्यक्ति को सामने बैठे याद आ जाए, नवंबर 21 2013 की है, और ट्वीट किया बहुत अच्छा, हाइपोक्रेसी द नेम इज बीजेपी। और सामने बैठा इस शख्स हमारी बड़ी बहन साजिया इल्मी जी का एक ट्वीट है, हाइपोक्रेसी द नेम इज बीजेपी, और आज बीजेपी इनका सब कुछ है। ऐसी विचारधारा चेंज होना और उनको सपोर्ट करना, और ऐसे लोग जिनके साथ खड़ा होना चाहिए, इनको कम से कम अपने ग्राफों में झांकना चाहिए, और झांकना चाहिए, देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। देखिए जवाब नहीं है, इंसान क्यों पर्सनल अटैक करता है जब तार्किक तौर पर हार जाता है? कौन सा धन्यवाद, मैंने बौद्धिक और तार्किक तौर पर आपको हरा दिया है, आपको शिकस्त मिल गई है, इसलिए आप पर्सनल बातें कर रहे हैं। जब मैं अन्ना हजारे मूवमेंट में थी, आप बताइए अन्ना हजारे मूवमेंट में कितनी गालियां पड़ती थी आपको? आप के साथ चले गए, आप अपने बारे में बताइए ना, पहचान करनी है। कि आप बताइए, अभी जवाब है आपके पास, वोट ने अच्छा क्या किया है? सरकार कपड़े जवाब है नहीं है ना जवाब? आप जो बात कह रहे हैं राठी जी, हर पार्टियों में दल बदल कर लोग जाते हैं। आज इस पार्टी में तो उसको गाली दे दिया, कल उस पार्टी में चले गए तो इस पार्टी को गाली दे दिया। तो ये सब बातें हर पार्टी हर नेताओं में हो जाती है। तो मत उधर की बातें उठाकर ले आया करिए। आपकी पार्टी में कौन कहां से आया, कौन कहां चला गया, नहीं जवाब दे पाएंगे तो क्यों उधर जा रहे हैं? नहीं जाने का है, मुद्दे पर रहना था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।